हेलो बच्चों, कल हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के कैसे निर्वाचन होता है उसके बारे में पढ़े थे। तो कैसे उनके निर्वाचन मंडल द्वारा कल पढ़ा था कि कुल सदस्य लोकसभा राज्यसभा के 535 है और 435 तो प्रतिनिधि सभा यानी लोकसभा में राज्य से चुन के आते हैं और 100 सदस्य सीनेट यानी राज्यसभा में चुन के आते हैं हर राज्य से। तो कुल मिलाकर उनके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर हैं 535। यहाँ तक पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे संविधान निर्माता द्वारा उपयुक्त पद्धति अपनाते हुए आशा की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन शांत वातावरण के संभव हो सके। यानी संविधान निर्माता जो संविधान का निर्माण किया था उनके मन में ये आशा हुई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन शांत वातावरण में होना चाहिए। यहाँ जैसे कि बोलियां लगे, शोर मचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे सोचा उन्होंने, किंतु 1800 में ही अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय हो गया और इस दल ने निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। यानी नए दल स्थापित हो गए। 2 दल है वहां भाई, एक तो मजदूर दल और एक व्यापारी दल। राजनीतिक दलों के वहां पे 2 दल है, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी 2 दल है। तो राजनीतिक दलों के समर्थन से निर्वाचन मंडल के जो सदस्य चुने जाते हैं वे राष्ट्रपति पद हेतु अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। यानी जिस दल का राष्ट्रपति खड़ा हुआ, एक दल तो पक्ष और एक विपक्ष का 2 ही होंगे, तो राष्ट्रपति जिस दल में खड़ा हुआ तो जो राजनीतिक दल है रिपब्लिक और डेमोक्रेसी ये दोनों अपने अपने दल का राष्ट्रपति खड़ा करते हैं और वो समर्थन और वचनबद्ध होते हैं कि हमारा राष्ट्रपति हमारे दल का ही होगा। इस तथ्य ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन में परिवर्तित कर दिया। यानी पहले तो निर्वाचन मंडल द्वारा हर राज्य से जनसंख्या के आधार पर वहां की विधानसभा द्वारा लोगों को वहां से कितने हर राज्य में जनसंख्या के हिसाब से वहां भेजते थे वोट देने के लिए। हर व्यक्ति को वोट देता था, लेकिन वैसे परिवर्तन करने के लिए कहा गया। तो 18वीं सदी के बाद अमेरिका में दल और भी उभर कर सामने हैं, 2 दल। तो दल ने सोचा कि हमारा दल का ही राष्ट्रपति होगा। तो दोनों दलों ने अलग अलग राष्ट्रपति चुनना शुरू कर दिया और दल में से वोट देंगे तो वो तो हो जाएंगे, क्या मजबूर हो जाएंगे कि हमें इसी को वोट देना। तो इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष के रूप में था राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में, जो प्रत्यक्ष रूप में बदल दिया गया और परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वर्तमान समय में राष्ट्रपति का निर्वाचन न तो शांत वातावरण में संपन्न होता है और न ही यह निर्वाचन वस्तुतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा है। यानी अब पहले 1800 सदी से पहले तो अप्रत्यक्ष द्वारा था, यानी निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता था। हर राज्य से कुछ लोग लिए जाते थे, वो सारे लोगों का अपने हिसाब से वोट देते थे। लेकिन अब इसका अप्रत्यक्ष हट गया, अब निर्वाचन क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से हो गया। लास्की ने इस संबंध में लिखा है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचकों की जो विधि अपनाई थी उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, परंतु उसकी आशाओं में से इनमें से अधिक और कोई आशा भंग नहीं हो पाई। यानी उनकी उम्मीद अलग थी कि राष्ट्रपति निरंकुश नहीं बन जाए, पावरफुल नहीं हो जाए, लेकिन ये मैटर बदलने के बाद ये प्रत्यक्ष रूप का धारण कर दिया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति के प्रमुख 5 चरण है, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। यानी 5 चरण बताए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के
मनोनीत के लिए। तो पहला है उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवारों का कैसे मनोनीत किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। यानी राष्ट्रपति के पद के लिए जो दल है, 2 दल हैं, तो दलों का ही उम्मीदवार, उसी में से एक राष्ट्रपति खड़ा होता है और सारे वोट उन्हीं को देते हैं। अतः 1840 में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, तो इस प्रकार से बच्चों 1840 में ये दल आए। पहला दल रिपब्लिकन और दूसरा दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये 2 दल सामने आए। कब आए? 1840 में। ये 2 दल है, ध्यान रखना। दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन द्वारा किया जाने लगा। हमारे यहाँ अखिल भारतीय सम्मेलन, उनके यहाँ भी अखिल देशीय सम्मेलन होते थे। उनमें से उन दलों का मनोनीत विविध दलों के हिसाब से किया जाता था। कहने का मतलब ये जैसे उनके सम्मेलन होते थे, अखिल देशीय सम्मेलन द्वारा, उसमें मनोनीत राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन द्वारा ये किए जाना लगा। यानी राजनीति में उम्मीदवार, अब हमारा सारे सम्मेलन होते थे राजनीतिक दल का, अखिल राजनीतिक दल, उसमें से कहा जाता कि अब की बार जो 4 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये व्यक्ति हमारे लिए मनोनयन होगा, तो उनको चुनाव जीतना पड़ेगा। दलों का उम्मीदवार मनोनयन और उसके अखिल सम्मेलन द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी ये नई पद्धति संविधान में लिखी बातों को सिर्फ, वहाँ छोटा संविधान है, सबसे विश्व का सबसे छोटा संविधान है, तो राष्ट्रपति का वहाँ क्या होता है, वहाँ 2-2.5 घंटे में पढ़ा जा सकता है। तो संविधान छोटा, तो छोटी बातें लिखी गई उस संविधान में कि अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, सिर्फ इतना। ये नहीं कि कैसे चुना जाएगा। हमारा इसलिए बड़ा है संविधान क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए हर बातें लिखी गई, और वहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा ये जोड़ जोड़ के संशोधित कर करके ये बातें कर रहे हैं। संविधान में कुछ लिखा नहीं, लेकिन जैसे जैसे लोगों का ये संविधान सभा का बैठक होती रही वैसे वैसे बदलता रहा। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान पर या समय और स्थान का निर्णय करती और प्रारंभिक व्यवस्था करती। यानी हर एक अपने दल की समिति बनाती और दल में सम्मेलन के लिए स्थान और निर्माण का प्रारंभिक, शुरू से क्या करना है वो सारा व्यवस्था बना दी। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि, जो राष्ट्रपति कौन बनेगा, विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समिति द्वारा। यानी प्रारंभिक क्षेत्र जो जिसने डिसीजन लिया, कुछ वहां से आते थे, कुछ राज्य में सम्मेलन होते थे, कुछ वो चुने जाते थे, उनको भेज दिया जाता था, और कुछ केंद्रीय समिति बनाई जाती है, उनके प्रतिनिधियों की भेज दिया जाता था। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1500 और 3000 के बीच में होती थी। यानी जो ये तीनों क्षेत्र में जो आते थे व्यक्ति, वो सामान्यतः 1500 और 3000 के बीच में होती थी, 1500 से लेकर 3000 के बीच। चुनाव वर्ष के जुलाई या
अगस्त के महीने में एक बड़े हॉल में सम्मेलन होता था। यानी चुनाव कैसे होता था, जुलाई या अगस्त में बड़े हॉल में सब वो चुने जाते थे ना, उसमें सम्मेलन में व्यक्ति सारे चुने जाते हैं, उनको सारे को वहाँ सम्मेलन में एक हॉल में बिठाया जाता था। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता था और सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर सौदाबाजी करते थे। यानी शोर शराबे के साथ, ये मेरा हमारा नेता है, उस दल के बस हमारा ही राष्ट्रपति है, हम उनको ही वोट देते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, क्योंकि उनको पता कि दो दल के दो राष्ट्रपति खड़े होंगे। तो सौदेबाजी भी होती थी कि आप इतने लीजिए, आप हमारे राष्ट्रपति का, हमारे दल के राष्ट्रपति को चुना तो आपको ये दिया जाएगा, आपको मंत्री पद दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे सौदेबाजी होती थी। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। यानी जो दल के द्वारा उम्मीदवार चुने गए थे, उनको आवश्यक रूप से प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। यानी जो वोट दे रहे हैं वो पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं, यानी जब तक वोट देते रहेंगे तब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब तक वोटों की गिनती, वोट मतलब लोग देते ही रहेंगे और लोग इस दल से उस दल और उस दल से इस दल में सौदेबाजी करके बहुमत के लिए वो शोर शराबे के साथ और सामने सबके, ऐसा नहीं कि छुप के सामने, क्योंकि दो दल के वहाँ प्रधान राष्ट्रपति होंगे और लोग शोर शराबे के साथ वोट देंगे। तो है ना बच्चों मजेदार, कैसा राष्ट्रपति का चुनाव एक मेले की तरह, शोर शराबे की तरह होता है। इसलिए ब्रिटिश का वंशानुगत और उनका इस तरीके से होने के कारण विश्व में दो राष्ट्रपति का चुनाव अलग ढंग से होता है। अब राष्ट्रपति के लिए मनोनयन, राष्ट्रपति का मनोनयन कैसे होता है? उम्मीदवार इनके राष्ट्रपति का तो चुनाव पहले शुरू में तो दो राष्ट्रपति थे, फिर बाद में उनका जो हार जाता था वो उपराष्ट्रपति बनता था, लेकिन बिल्कुल ही मैटर बन गया। 1840 में ये जो दो दल आए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये दो पार्टी आते ही पूरा राष्ट्रपति का मनोनयन भी चेंज हो गया। तो राष्ट्रपति के लिए मनोनयन की क्या प्रक्रिया है इसमें पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए मनोनयन की क्या प्रक्रिया है। तो उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब इस संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग वरन राज्यों, दो अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्य से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्य से होगा। यानी मैटर बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि दोनों को ऐसे चुना गया एक ही क्षेत्र से, तो दोनों फिर हावी हो जाएगी। तो राष्ट्रपति यानी उत्तरी राज्य से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होता ना, तो उत्तरी राज्य से राष्ट्रपति है तो दक्षिणी राज्य से उपराष्ट्रपति होगा। ये उनकी शर्त रखी गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय कड़ा संघर्ष नहीं होता और शीघ्र ही कोई न कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। यानी उपराष्ट्रपति जैसे ही उस राज्य, जैसे उत्तरी राज्य के, तो वो चुने जाते हैं, तो उसमें ज्यादा इतना संघर्ष नहीं होता जितना राष्ट्रपति में संघर्ष होता है। अब दूसरा है अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचन में चुनाव अभियान। चुनाव अभियान में सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत, यानी ये अब
पहला तो उम्मीदवारों का मनोनयन होता था, अब उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे है, जैसे राष्ट्रपति का पढ़ा, अब उपराष्ट्रपति के लिए मनोनयन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के लिए भी यही है और उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी प्रक्रिया है। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी गई। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यानी एक समिति बनाई जाती है, एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है उसी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों में से, मनोनीत में से। यह समिति अपना एक तो प्रधान चुनती है और एक कोषाध्यक्ष चुनती है, और ये समिति अपने दल के उम्मीदवार के, यानी जो उम्मीदवार है उनसे परामर्श से राज्य में दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 ही हो सकता है। यानी चुनाव में खर्चा एक राष्ट्रपति के लिए $30,000 ही राष्ट्रपति खर्च कर सकता है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के लिए विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी 30,000 से ज़्यादा भी खर्च करें तो वो उनकी मर्जी है, कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानून अभियान के प्रमुख साधन टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है। यानी चुनावों के अभियान में ले किसी के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, लेकिन चुनाव अभियान, चुनाव के लिए प्रचार टेलीविजन द्वारा, रेडियो द्वारा, ट्रेन में वो पैम्पलेट छपाने के बाद देने के बाबत, और समाचार पत्र द्वारा वोट की वो क्या मांग कर सकते हैं और वो अभियान चला सकते हैं, और समाचार पत्र द्वारा उसमें भी वो चुनाव का अभियान चला सकते हैं, और विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन भी कर सकता है। इस प्रकार से बच्चों ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तीसरा है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। यानी निर्वाचन मंडल होने के बाद उसमें दो दल, जैसे मैंने कहा ना, समिति द्वारा, अखिल राज्य द्वारा, वो सब चुनने के बाद उसमें से उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा किया जाता है हर दल के लिए। निर्वाचन मंडल के इन उम्मीदवार को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने वाले वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। यानी निर्वाचन मंडल में शपथ लेनी पड़ती है कि जो दल, हमारा दल का राष्ट्रपति, तो हम पूरा दल उस राष्ट्रपति को ही देंगे, और उपराष्ट्रपति खड़ा है तो उनको ही हम हमारे दल का ही बनाएंगे। तो दोनों में होड़ चली रहती है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में। दोनों चाहते हैं कि हमारा दल का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही हो, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने फेरबदल किया कि उत्तरी राज्यों में राष्ट्रपति होगा तो दक्षिणी राज्यों में उपराष्ट्रपति होगा। 23वें संविधान संशोधन में अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई। वही कोलंबिया को 3 सदस्य कोलंबिया में से लिए जाते हैं। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि में होता है। उनका नवंबर फिक्स है महीना, और लीप वर्ष और मंगलवार को ये सरकार तय कर दी कि इस दिन हमारी तिथि यानी मंगलवार होगा, लेकिन तिथि वो कहेंगे। निर्वाचक को प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में
संशोधित किया गया कि मतदाता होने के लिए अब केवल 2 योग्यता आवश्यक है। यानी 1970 में थोड़ा सा और बदला अमेरिका ने कि मतदान के लिए मतदान अधिकार अधिनियम, इसमें योग्यता 2 रखी गई। पहली तो है कि प्रथम है संबंधित व्यक्ति हो, संबंधित व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है, यानी 18 वर्ष के बाद ही वो व्यक्ति वोट दे सकता है। दूसरा है संबंधित व्यक्ति, यानी जो खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए, संबंधित व्यक्ति उस राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा है। उस राज्य में वो अभी नया नया चेंज नहीं किया है, वो उस राज्य में 30 दिन तक रह चुका है। मतदान होने के लिए अब साक्षर होना आवश्यक नहीं, यानी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। 1974 यानी 1974 के कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक वित्त व्यवस्था की गई है, यानी सार्वजनिक सभी के लिए वित्त व्यवस्था, यानी वो इतना खर्च कर सकता है, खुद भी कर सकता है। आगे इसका पॉइंट चुनाव अभियान में बच्चों थोड़ा बाकी है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।